देख रहे हैं एमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में अब आकर सीट शेयरिंग पर बात अटक रही है। अगर हम कांग्रेस और आरजेडी की बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए, आरजेडी ये नहीं चाहती कि कांग्रेस को उतनी सीटें मिले, जिसको लेकर बात अभी भी फंसी हुई है। इसके साथ ही खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस ने जितनी सीटों की डिमांड की थी, अब कांग्रेस को उससे अधिक सीटें चाहिए, जिससे आरजेडी और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं नाराज है। अब इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन में किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल में किया जाएगा, किसको कितनी सीटें मिलती, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इससे इतर अगर एनडीए की बात की जाए तो हमेशा से ही एनडीए में साफ तौर पर देखा गया है कि हर एक पार्टी को, हर एक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर कभी भी किसी भी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति नजर नहीं आई है। और अभी हाल फिलहाल में चिराग पासवान के एक बयान ने भी इस पर मुहर लगा दी। दरअसल चिराग पासवान ने साफ कहा है कि उन्हें 2 सीट कम मिले या फिर 2 सीट ज्यादा मिले, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है 100% स्ट्राइक रेट से। इसलिए वो ये चाहते हैं कि उन सीटों पर वो चुनाव लड़े जिन पर वो खुद कॉन्फिडेंट हो कि जीत पक्की होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, चिराग पासवान 2024 में चुनाव हुए थे और तब से ही 100% स्ट्राइक रेट को लेकर आप अलग अलग मंचों पर वो 100% स्ट्राइक रेट का जिक्र करते हुए नजर आए थे, क्योंकि जिन सीटों पर उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तमाम 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी और वो चाहते यही चीज विधानसभा चुनाव में भी हो। उनके इस रणनीति को हम कैसे देखें और कैसे समझें? देखिए, सबसे पहले 100% स्ट्राइक रेट वाली बात तो हमेशा राजनीति में चल नहीं पाएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा है और ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए जब आपने ऐसी सफलता हासिल की हो, वो भी केंद्र सरकार की सरकार में आप अहम भूमिका निभा रहे हो। 5 सीटों पर एलजेपीआर ने चुनाव लड़ा था जो बीजेपी ने दिया था और 5 पर 1 पर चिराग और 4 पर उनके अन्य प्रत्याशी जो कि युवा हैं, उन सबको चिराग ने जिताया और वो कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए, उसकी बात की जानी चाहिए। अब चिराग चाहते हैं कि वो सीटें उन्हें मिलें जिन सीटों पर एलजेपीआर मजबूत है और ऐसी सीटों पर वो जीत दर्ज करके अपना योगदान दे सके। चिराग ने एक बात ये भी कही कि मुझे कम अगर सीटें मिल गई 2, 3, 4 तो फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अब ये संदेश दिया जा रहा है कि हमें वो सीटें दीजिए, भले कम दे दीजिए, लेकिन वो सीटें दीजिए जो जहां पर हम मजबूत हैं। ऐसा ना हो कि हमें आप पकड़ा दीजिए सीमांचल की सीट और हम वहां पर मजबूत ना हो और हम हार जाएं। तो चिराग अब ये संदेश दे रहे हैं कि हम कम सीट पर समझौता कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी मजबूत वाली सीट चाहिए। इससे पहले चिराग ने एक बयान दिया था कि 243 सीटों पर भी लड़ सकते हैं और फिर बाद में उन्होंने खंडन किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और हम एनडीए के साथ में हैं। तो अभी जब तक सीट बंटवारे की बात फाइनल नहीं हो जाती है, तब तक ये दबाव वाली राजनीति, दबाव वाले बयान आते रहेंगे चिराग पासवान की तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से। सोचिए, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि 100 सीटों पर मैं लड़ूंगा, अगर मेरे मन मुताबिक सीट ना मिली तो संभव है क्या? और अगर 100 सीटों पर लड़ भी लिए तो क्या हासिल होगा, ये जीतन राम मांझी भी जानते होंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में भी शांत हैं, वो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं कि मुझे 20 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए। वो इस स्थिति में है कि जो सीट मिल जाएगी, जितनी मिल जाएगी उतने पर चुनाव लड़ेंगे, उस पर अच्छा प्रदर्शन करना है, क्योंकि राजनीति जीवंत रखनी है। और इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में सबको पता है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी और बीजेपी दूसरे नंबर पर होगी और जो तय किया जाएगा वो मानना होगा। चिराग तीसरे इसमें सबसे मजबूत दावेदार हैं, लेकिन अब ये कह देना कि 100 सीटों पर मैं लड़ूंगा जीतन राम मांझी की तरफ से, यह संभव है। आप ये तभी लड़ सकते हैं जब आप अलग जाकर चुनाव लड़ें। आपको 10 सीट मिल जाए बीजेपी में और जेडीयू में तो बड़ी बात होगी। तो चिराग चाह रहे हैं कि जो प्राथमिकता उनकी बनी है, जो छवि उनकी बनी है केंद्रीय नेतृत्व के सामने, वो छवि बनी रहे। और वो छवि कैसी बनी रहेगी? अगर वो 20 सीट पर मजबूत हैं तो उन 20 सीटों के टिकट उनको दे दिए जाएं और 20 सीट जीतकर जेडीयू और बीजेपी को दे दें कि भाई देखिए कि हमने जीत लिया है। और एक बहुत बड़ा कारण है चिराग क्यों ये बात कह रहे हैं कि 2 सीट कम भी अगर मिल गई
मैं ज़्यादा की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं चिराग की पहले 2 सीट कम मिल गई तब भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपनी मजबूत वाली सीट चाहिए। चिराग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर 100% का स्ट्राइक रेट लेकर गए चिराग, या 95% का भी, तो चिराग सबसे बड़े दावेदार होंगे सीएम के तौर पर। वो अपना नाम देंगे कि मैं सीएम बनूंगा। अगर बीजेपी और जेडीयू मिलकर बहुमत नहीं लाते हैं तब, मतलब उस वाली भूमिका में चिराग आ जाएं कि उनकी 20 सीटों से सत्ता इधर जा सकती है, उनकी 20 सीटों से सत्ता इधर रह सकती है। अगर उस वाली भूमिका में आ गए और चिराग 90% स्ट्राइक रेट, 95% स्ट्राइक रेट के साथ सीटें जीत कर गए, तो वो सबसे पहले यही रखेंगे शर्त कि मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाए, भले हम तीसरी पार्टी, भले हमारा बीजेपी और जेडीयू से कम। और उसके पीछे का कारण है चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ना, अच्छा पोर्टफोलियो है, केंद्र में मंत्री हैं और फिर भी कह रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो उसके पीछे का कारण यही है कि महत्वाकांक्षा है चिराग में मुख्यमंत्री बनने की, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। युवा लीडर हैं, भविष्य है बिहार का, आज नहीं तो कल वो सत्ता के शीर्ष पर बिहार पे होंगे, ऐसा वहां की जनता भी उम्मीद कर रही है। वक्त भले लगे, लेकिन चिराग पासवान भविष्य है बिहार का। तो चिराग पासवान, पहली बात तो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से, दूसरी बात यह कि अगर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा तो कार्यकर्ता थोड़ा और उत्साह से बाकी सीटों पर प्रचार करेंगे। जब मालिक लड़ता है ना किसी पार्टी का, तो फिर जितने कार्यकर्ता रहते हैं कहते हैं नहीं, जब साहब दौड़ रहे हैं दिन रात तो हम भी दौड़ेंगे। अब पता लगे चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते ना, अधिकतर दिल्ली में रहते और फिर जाते 5-7 सीटों पर चुनाव प्रचार करने आ जाते, तो फिर कार्यकर्ता भी उस 5 घंटे के बाद वापस लौट जाता चाय नाश्ता करके कि हो गया, चले गए, सर्वे सर्वा अब हम लोग भी करते हैं। लेकिन चिराग पटना में रहेंगे, चिराग सीमांचल के क्षेत्रों में रहेंगे, चिराग सीतामढ़ी की तरफ रहेंगे, तो लगा रहेगा कार्यकर्ता भी, क्योंकि हमारे सब कुछ जब लगे हैं तो हम भी लगे रहेंगे। तो फिलहाल मुझे लगता है कि चिराग पासवान ने ये लाइन खींच दी है, और ये लाइन और पार्टियों के लिए भी उन्होंने खींच दी कि 2-4 सीटें भले कम हो जाओ, लेकिन वही सीट मांगो जहां पर मजबूत हो। ये ना हो कि जोश जोश में कांग्रेस की तरह 70 सीटें तो ले लो 2020 की तरह, लेकिन फिर उन 70 सीटों में आप 19 जीत कर दो और उसका खामियाजा भुगते तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का सपना चूर हो गया। नहीं, 75 जीते थे, अच्छा खासा अगर ये जीत गए होते तो तेजस्वी यादव सत्ता के शीर्ष पर होते, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। वो कुछ दिन के लिए उप मुख्यमंत्री का उन्हें ख्वाब ना पालना पड़ता कि मैं आ जाए नीतीश कुमार तो मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो खींचतान है, एनडीए गठबंधन में उसी तरीके से फिलहाल दिख रही है, और ये राजनीतिक माहौल की वजह से। बाकी जिस दिन अमित शाह पटना जाएंगे, बैठेंगे, अमित शाह लिस्ट लेकर जाएंगे, बता देंगे कि जेडीयू इतने पर लड़ रही है, बीजेपी इतने पर लड़ रही है, चिराग तुम्हें इतनी सीटें हैं, जीतन राम मांझी जी आपको इतनी सीटें दी गई हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी आपको इतनी सीटें दी गई। और जो अभी तक चल रहा है बिहार में 243 सीटों में जेडीयू 102 से 3 सीटों पर लड़ी जा रही है, मतलब 102 या 103 सीट जो अभी आंकड़े कह रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग की एलजेपीआर 25 से 28 सीटें इनको मिल सकती हैं। हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी 6 से 7 सीटें, और उपेंद्र कुशवाहा के 4 से 5 सीटें, 4 से या 5 सीट मिल सकती है। और ये अमित शाह तय कर देंगे तो 2020 की तरह कोई मना नहीं करेगा, सब उठेंगे, अपनी सीट की लिस्ट लेंगे और निकल जाएंगे। ये देखिएगा, यही होने वाला है। बिल्कुल रोहित, और इसके साथ ही आप चिराग पासवान ने जो रणनीति बनाई है उनके यंग माइंडसेट को दर्शाता है। जाहिर सी बात है उन्हें भी आप ये पता है कि ज़बरदस्ती अगर हम सीट मांगेंगे और उस पर जीत दर्ज नहीं कर पाते हैं तो ये भी उन्हीं के लिए नुकसान होगा, गठबंधन के लिए नुकसान होगा। लेकिन ये बातें कांग्रेस आज तक नहीं समझ पाई है। नहीं, मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस में तो जो है उनका ही सम्मान नहीं हो पा रहा है। निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया वाले, क्या नाम, पप्पू यादव, और अच्छा खासा जनाधार रखते हैं, लंबे वक्त से मधेपुरा पूर्णिया से जीतते हैं। आप उनका सम्मान नहीं कर रहे हो, हैं तो आपकी पार्टी में ना, भले निर्दलीय जीते हैं, उनका सम्मान बीजेपी के मंच पे हो जा रहा है। तो पहले अपने कार्यकर्ताओं को संभालें। बाकी वोटर अधिकार यात्रा से बात नहीं बन पाई तो अब बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी निकाल रहे हैं, उससे ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई हम आपके दम पे नहीं, हम अकेले दम पे भी यहाँ चुनाव लड़ सकते हो। तो ये बाकायदा खींचतान वहां पर दिख रही है, और यही कारण बन सकता है। बीजेपी में भले अंदर, ये एनडीए गठबंधन में भले अंदर कितनी भी कलह हो,
हर जगह होता है, 5 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं ही, टकराते हैं, लेकिन उनकी बातें बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर नहीं आती हैं। दूसरे गठबंधन में बात ये होती है कि बात बाहर आ जाती है। तो हरियाणा में यही हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ, इन गठबंधन में लड़े और चुपचाप। हरियाणा में तो अपना शानदार तरीके से खुद जीत के आए, महाराष्ट्र में अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग विचारधारा को साथ लेकर लड़े, और आज तक खींचतान की बात नहीं आई, भले कभी कोई खबर निकल कर आ जाए। तो अंतरकला होती है, लेकिन उससे किस तरीके से निपटा जाए वो मैनेजमेंट एनडीए के पास है, इंडिया गठबंधन के पास वही कमी पड़ती है। और उसके तमाम कारण हैं कि तेजस्वी यादव तो कह देंगे कि आप प्रधानमंत्री बनिए राहुल गांधी को, लालू प्रसाद यादव तो कह देंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं कहेंगे कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो बात दिल में लगती है, महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं। तो अब देखना होगा क्या डिसाइड होता है। फिलहाल बहुत जल्द दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन अपनी सीटों का बंटवारा करने वाले हैं, जो अभी खबर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रोहित। और जिस सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधनों में बात अभी फंसी हुई, जल्द ही मुझे लगता है कि तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, और उसके बाद चुनाव के नतीजे आने के बाद ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रहा है और किसका नहीं। फिलहाल रोहित, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।